हे फ्रेंड्स। तो पिछले सेशन को आपने अगर देख लिया होगा तो ये हमारा आगे का सेशन है जिसे आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक वाइज ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे ताकि आप जब किसी रेफरेंस बुक से पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के यहाँ पे आएँ तो आप उसका प्रैक्टिस कर सकें इन क्वेश्चन के थ्रू। इसके अलावा आपको ऐप में डाउनलोड करके जो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके इसके अलावा भी जितने भी और सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके भी प्लेलिस्ट और एमसीक्यूज़ वगैरह वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन को फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए हमें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? और मुझे लगता है कि ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि भूकंप विज्ञान एक ऐसा अप्रत्यक्ष साधन है, बहुत मतलब बड़ा रोल अदा करता है। ये नीचे के बारे में, पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी देने में काफ़ी अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो भूकंप विज्ञान, हालांकि ज्वालामुखी भी एक डायरेक्ट मतलब वो होता है, इसको तो डायरेक्ट साधन बोलेंगे ना हम, प्रत्यक्ष स्रोत। लेकिन ये थोड़ा सा भूकंप विज्ञान में, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट पता चलता है कि हाँ भाई, वेव्स को हमने देखा कि 3 तरह की वेव्स हैं, वो कौन से मीडियम में नहीं चलती हैं, कहाँ तक नहीं, तो उस हिसाब से हम काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर कर लेते हैं। बहुत डिटेल के साथ पढ़ना है तो मैं आपसे फिर कहूँगी कि किसी रेफरेंस बुक का सहारा लीजिए और वहाँ से जा कर के इस टॉपिक को कवर करिए। फिर जब आप ये सेशन सॉल्व करेंगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा जो आगे के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए फिर, सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? अब ये तो सबको पता है कि ये 3 तरह के उसमें हमने डाइवर किया हुआ है पृथ्वी को, सियाल, सीमा, निफे, और मुझे लगता है सबने पढ़ा भी होगा। लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जा रहा है कि किसने विभाजन इसका किया था इस रूप में। तो ये स्वेज थे, स्वेज महोदय ने सियाल, सीमा और निफे के रूप में विभाजन किया था। क्योंकि और भी वैज्ञानिक हैं, और भी ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने अलग अलग रूप में पृथ्वी को बांटा हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सियाल, सीमा, निफे पूछेगा तो स्वेज होगा। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? अब देखिए, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और इस तरह की जितनी चट्टानें हैं वो सब धीरे धीरे हम कवर करेंगे, लेकिन अगर आप एक बार कहीं से पढ़ के आएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है सीधा सा है, बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता कौन सी वाली लेयर में होगी? सियाल में, सीमा में, नीफे में? तो यहाँ जो सही आंसर है वो सीमा। सीमा जो सियाल के बाद वाली परत है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम है, उसमें बेसाल्ट चट्टानें अधिकता में पाई जाती हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ। जी हाँ, केंद्र में एक मैग्नेटिक पदार्थ है जिसको पहले मैं आंसर बता देती हूँ, निकेल। ठीक है, जो नीफे है वो आपका कोर है, यानी केंद्र है नीफे। और नीफे में, नीफे का जो फुल फॉर्म है वो निकेल एंड फेरस, आयरन। तो निकेल जो है वो चुंबकीय पदार्थ है। आपने अगर कोई ज्योग्राफी वाली मूवीज़ देखी होंगी, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली एक नाम, द कोर करके एक मूवी है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें क्या होता है कि वो उन्होंने बताया है कि पृथ्वी में ये जो चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है उसका मेन रीज़न क्या है, कि वो कोर जो सॉलिड वाला कोर है उसके अराउंड जो लिक्विड वाला स्टेट में कोर है। दो कोर है ना, आउटर कोर, इनर कोर। तो जो आउटर कोर है वो जो इनर कोर के मतलब इर्द गिर्द जो घूम रहा है उसकी वजह से एक वो पैदा हो रहा है चुंबकीय गुण पृथ्वी में। तो उसमें वही दिखाया है कि वो रुक जाता है तो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है पूरा ये मैग्नेटिक फील्ड, और काफ़ी सारी चीज़ें देखना चाहिए आपको इस तरह की मूवीज़। तो आगे क्वेश्चन में, अगर आपको लग रहा हो कि किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो आप बिना उसके नीचे कमेंट में हमें बता दिया करें, ताकि इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि गलती हमने कर दी है या फिर आपको किसी उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, जो उनके विभाजन में जो नहीं था। तो ये घुमा के वही क्वेश्चन आपको फिर से दे दिया गया, आग बंद करके लगा दीजिएगा, सबस्ट्रैटम, क्योंकि सियाल, सीमा और नीफे था, सबस्ट्रैटम नहीं था। छठा क्वेश्चन देखिए, स्थल मंडल से तात्पर्य है, स्थल मंडल से तात्पर्य है आंतरिक भाग नहीं होगा, मध्यवर्ती भाग भी नहीं होगा, ऊपरी भाग में तो बहुत सारी और चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, क्योंकि वो ही हमारा स्थल मंडल है। ऊपरी भाग तक थोड़ी ना वहाँ पे जीव जीव जंतु और ये सब मिलते हैं। स्थल मंडल वो जहाँ पे आपका ये सब चल रहा है, ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, तो वो बाह्य पपड़ी है। ठीक। अच्छा,
बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरी एडवाइस अगर आपको अच्छी लगे तो एनसीईआरटी से कभी मतलब चिढ़ मत रखिएगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो मुझे लगता है उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी। और अब जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, यकीन मानिए वो इतने आसान नहीं होंगे कि आपने एक दो जगह के 10 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करे और आपका हो गया। तो बेहतर है कि बहुत अच्छा अप्रोच रखिए और आगे बढ़िए, फिर देखते हैं कैसे नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? मैंने आपको पहले बताया था कि मेन जो भूकंपीय वेव्स, भूकंपीय तरंगे जब हम नापते हैं तो हम बहुत कुछ उसके आधार पे बता सकते हैं, यहाँ तक कि स्थल मंडल की मोटाई भी, क्योंकि उसी हिसाब से उनकी गति और उस पर फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो 100 किलोमीटर्स है। स्थल मंडल की मोटाई 100 किलोमीटर से, ये अलग अलग उसमें आ जाता है कि स्थल मंडल कितना है, सॉरी, और नीचे उसके वो कौन सा स्फेयर है, लिथोस्फेयर है और मीजोस्फेयर है, दुर्बलता मंडल है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अलग अलग उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्न में से किस परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है? देखिए फिर वही, आप इंग्लिश टर्म से भी दोस्ती करते चलनी है। ऐसा नहीं है कि बैरोस्फीयर की हिंदी आती थी लेकिन हमें इंग्लिश नहीं आती थी इसलिए हमसे गलत हो गया। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि हिंदी भाषी छात्र हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेज़ी के शब्दों को भी पकड़ते चलें। तो 8वें का सी क्वेश्चन है, सबसे आंतरिक परत को बैरोस्फीयर कह रहे हैं। ये मार्क थोड़ा गलत लग गया है, सी नंबर है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत बैरोस्फीयर है, ठीक है। मेसोस्फीयर को दुर्बलता मंडल बोलते हैं, बीच की परत है वो। तो क्वेश्चन नंबर 9, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये हम लोग जब पढ़ रहे थे अपने अन अकेडमी पे तो वहाँ पे सुदर्शन सर का बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता था ये। तो तापमान वृद्धि की दर जो है वो क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, ठीक है। फीट में भी आप निकाल लीजिएगा अगर आप चाहें। तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, मतलब हर 32 मीटर बढ़ने पे एक डिग्री जो तापमान है वो बढ़ रहा है। सोचिए कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। अब देखिए यहाँ सियाल सीमा नीफे का कॉन्सेप्ट खत्म। अब यहाँ भूपटल यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर में विभाजन किसने दिया है ये बताना है हमें। तो यहाँ जो सही आंसर है वो ग्रांट जो महोदय थे जोग्राफर, उनका विभाजन है ये, और वो किसका था? सुएज का, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? मैंने आपको बताया था बहुत सारी चट्टानें, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, और ये तो वो वाली हो गई, और इसके बाद रूपांतरित में जितनी आती हैं बहुत अलग अलग, संगमरमर, डोलोमाइट, और तो यहाँ पे महासागरीय का बताना है वो है बेसाल्ट। बेसाल्ट वाली चट्टानों से महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। 12वां क्वेश्चन अगर देखिए तो स्थल मंडल में सम्मिलित है। इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन अभी ऊपर हमने किया है, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो स्थल मंडल में सम्मिलित है ऊपरी और निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, ठीक है, ये स्थल मंडल में सम्मिलित है। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में शायद ऑप्शन कुछ अलग था, इसलिए उसमें हमें ऊपरी भूपटल ही चुनना पड़ा था, क्योंकि वहाँ ये वाला नहीं दिया था। अगर ये ऑप्शन वहाँ दिया होता तो ये ही ऑप्शन वहाँ भी सही होता। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो जाती है देने में, जैसे यहाँ भी हुई है। तो एग्ज़ाम में भी अक्सर होता है जब आयोग सेट करता है क्वेश्चन पेपर, तो आप चेक कर लीजिएगा कि अगर ऑप्शन नियरेस्ट ऑप्शन नहीं है तो फिर उसके बाद जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा वही आपको उसमें चूज़ करना है। तो ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का कारण है। भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का कारण है, अब बताइए। क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन भी हो रहा है, ऊपर की जो भारी चट्टानें हैं वो वहाँ पे दबी हुई हैं। आ जाओ। तो उपरोक्त दोनों ही यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं, क्योंकि रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन भी हो रहा है वहाँ पे, और उसके बाद दबाव भी ऊपर से बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो हमारा जो तापमान की वृद्धि हो जाती है वो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। इसका भी अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम लगाइए। बिल्कुल, अब ये
वही बच्चा कर पाएगा, वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जो सबसे नीचे सबसे गहराई की परत है वो बेसाल्ट है। ठीक है, तो ये हमारा सही इसका सीक्वेंस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मोहो असंबद्धता स्थित है। मतलब ये बेसिकली जिन वैज्ञानिकों ने ये असंबद्धता खोजी कि ये दो मेंटल मतलब ये दो परतों के में कुछ भिन्नता है, भिन्नता उनके रूप, गुण, आकार, डेंसिटी, बहुत सी चीज़ों को लेके, तो उन्होंने वो विभाजन कर दिया। अब दो अलग परतों के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र होता है, जो असंबद्धता वहाँ से हो रही होती है, उसको नाम उन्हीं वैज्ञानिकों के आधार पर दिया गया। तो पहला जो है वो मोह असंबद्धता है, वो बताना है क्रस्ट और मेंटल के बीच, यानी जब आप सबसे ऊपर से चलेंगे, क्रस्ट और मेंटल के बीच वाला जो डिफरेंस है वहाँ पे उसको मोह असंबद्धता बोलते हैं। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता है? यहाँ कोर की बात हो रही है, और ऊपर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे नीफे है, नीफे। तो यहाँ लोहा और निकेल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नीफे मतलब निकेल एंड आयरन, Fe। तो इजी क्वेश्चन था। चलिए फिर आगे देखते हैं। 17, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल किस अवस्था